प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन द हिंदू, प्रतियोगिता दर्पण, इंडियन एक्सप्रेस, PIB जो करेंट अफेयर्स है जो आपके लिए उपयोगी है मैं डालता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल गांधी गेट्स 2 years जेल टर्म टू डिफेमेशन केस। आप समझिए, राहुल गांधी को परसों खुलवा सूरत की अदालत ने 2 साल के लिए सजा सुनाई, लेकिन तत्काल राहुल गांधी को बेल मिल गया। राहुल गांधी को बेल मिल गया, लेकिन फिर कल क्या एक घटना घटी कि राहुल गांधी को, जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को दो साल के लिए सदस्यता ही समाप्त कर दी गई। एक केस आया था, उसका जजमेंट था, जो जजमेंट का लैंडमार्क किया सूरत कोर्ट ने। इन द लैंडमार्क 2013 लिली थॉमस बाय यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा हो जाती है, तत्काल उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कल घोषणा कर दिया कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। वो वायनाड से चुनाव जीते थे, यानी वायनाड सीट खाली हो गया। तो फिर राहुल गांधी को भविष्य में क्या होगा? क्या 2024 के चुनाव लड़ सकते हैं? क्या अपना आगे अपील कर सकते हैं? तो हाँ, राहुल गांधी आगे अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और 30 दिन के भीतर अगर हाई कोर्ट स्टे लगाता है ऑर्डर पर, अगर हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर पर लगाता है, इनका बिल कंटिन्यू करता है, तो फिर सदस्यता नहीं समाप्त होगी, सदस्यता रह जाएगी। पहले हाई कोर्ट स्टे लगाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अनुरोध करना पड़ेगा राहुल गांधी को। एक तरीका है। अगर हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर पर नहीं लगाता है, सिर्फ बेल को कंटिन्यू करता है, तो ऐसी स्थिति उसकी सदस्यता समाप्त होगी। तो क्या 2024 के इलेक्शन लड़ सकते हैं? अगर हाई कोर्ट नहीं लगाता है स्टे, तो 2024 पर भी संभावना है। दूसरा तरीका इनका है कि यह राष्ट्रपति को अनुरोध कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से मशविरा करके इनकी सजा को माफ कर सकता है। इस ढंग की बात है। इसके बाद यह घटना घटी क्यों? आज से 4 साल पहले राहुल गांधी चुनावी सभा में कहा था, और 3-4 मोदी का नाम लिया था और कहा था कि सारा मोदी चोर है। इस पर केस किया था। बीजेपी के MLA का नाम है पुर्णेश मोदी। 4 साल पहले केस हुआ था और जजमेंट आया परसों, और कल उनको पूर्णतः सदस्यता समाप्त हो गई। फिर अगले अपील करते हैं कि नहीं, देखा जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको है, इंडिया रिजेक्ट जॉनसन एंड जॉनसन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑन टीबी ड्रग। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, वह टीबी ड्रग बनाती, टीबी की दवा बनाती है, वैक्सीन बनाती है। ट्यूबरक्लोसिस ड्रग वेडिकुलिन बनाती है। उसको अनुरोध किया था कि हमको पेटेंट को कंटिन्यू कर दिया जाए। भारत सरकार पेटेंट कंटिन्यू करने के लिए इनकार किया। भारत सरकार पेटेंट कंटिन्यू करने के लिए क्यों इनकार किया? समझिए, जब किसी कंपनी के पेटेंट हो जाती है, तो उसका कोई दवा आप बना नहीं सकते। कोई व्यक्ति, कोई अन्य कंपनी उसके दवा को नकल कर नहीं सकता, और नकल करता है तो उस पर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा।
तो भारत सरकार क्या सोची कि हम इसी ढंग से दवा दूसरा बनाएंगे, इसलिए बनाने की बात कही कि इसके जो दवा का डोज है काफ़ी महंगा है। 6 महीना का $400 रुपया खर्च होगा, कितना महंगा है। तो ये नया दवा बनाएगा, इसी का रूप होगा, सेम ही होगा, भारतीय कंपनी बनाएगी लेकिन सस्ते कीमत पर बेचेगी। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है अभी देखिएगा भारत में भारत नहीं बहुत सारे देश में तेजी गति से बढ़ रही है। और ट्यूबरक्लोसिस के दवा का खोज किया था कॉलमेट। विश्व में ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन आई थी 1921 में, अब भारतीय वैक्सीन आई थी 1941 में। कहाँ पर टीबी मरीजों की संख्या कहाँ अधिक है? इंडिया में अधिक है, इंडोनेशिया में अधिक है, चाइना में अधिक है। ऐसी जगह पर टीबी मरीजों की संख्याएं काफ़ी अधिक बढ़ रही है। टीबी के लक्षण क्या है? तेज बुखार होगा, खांसी होगी, सीने में दर्द होगा। इसको जब तक प्रिकॉशन नहीं करेगा, और सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। मैंने एक दिन चर्चा किया था, क्या ये ट्रांसमिशन है? क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है? तो हाँ, अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया हो, उसके सामने कोई अन्य व्यक्ति बैठा हो जिसका इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हो, अगर वह व्यक्ति टीबी मरीज व्यक्ति अगर छींकता है तो बैक्टीरिया उड़ेगा, और बैक्टीरिया नाक के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, तो उस व्यक्ति को भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ को प्रिकॉशन करना निहायत जरूरी है। क्योंकि टीबी मरीज को अगर प्रिकॉशन करते हैं तो अच्छी बात है। एक आर्टिकल है, देखिएगा, द हिंदू का आर्टिकल, कल का आर्टिकल है। देखिए कितना ये पक्षी है, आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत लंबा पक्षी है। ये आर्टिकल है, यूपीएस मिसिंग सारस क्रेन दैट स्टेज ऑफ हॉर्नेट्स नेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए एक व्यक्ति है, मोहम्मद आरिफ नामक व्यक्ति है यूपी का। सारस क्रेन घायल हो गया था। उस सारस क्रेन कहीं घायल हो गया तो उसको पकड़ कर अपने यहाँ लाया, उसकी दवा दारू किया, सेवा किया, सारस क्रेन ठीक हो गया। और किसी पक्षी या किसी जानवर को प्यार करते हैं आप, तो आपके साथ घुल मिल जाता है, आपके परिवार के साथ घुल मिल जाता है। उसी ढंग से सारस क्रेन घुल गया। कोई पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाता है, इसको आराम से घूमते रहता है, चलते रहता है, एक स्थान पर रहता है। फिर चर्चा में क्यों आई? सारस क्रेन यूपी के राजकीय पक्षी है, और किसी राजकीय पक्षी को कैद करके, बंद करके अगर रखते हैं तो आपको क्या होगा? आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो इसलिए वहां पर पुलिस गई थी, किसके घर पर? मोहम्मद आरिफ के घर पर। ये मामला है, तो खैर पॉलिटिकल मामला है, अखिलेश जी गए और कुछ गए, सब हटाइए। आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन? सारस क्रेन कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो आप बोलेगा यूपी का। सारस दुनिया के सबसे लंबा पक्षी है। यह साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सबसे अधिक कहाँ रहना पसंद करता है जानते हैं? वेटलैंड इलाका में। इसका पंख बड़ा बड़ा होता है, गर्दन भी रेड कलर का होता है, थोड़ा सा पंख भी रेड कलर का होता है, यानी इसका रेड कलर का होता है। तो सारस क्रेन के विषय में आपको अच्छे से जानकारी दिए, और सारस क्रेन के विषय में आपको हम बताएं, आपने सारस क्रेन के विषय में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन के, देखिए, पोलीगेमी और निकाह हलाल,
पॉलीगैमी या निकाह हलाला पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितना जज मिलकर सुनेंगे इस सुनवाई को, इस मामला को? 5 जज मिलकर। तो यह क्या है, पहले समझिए पॉलीगैमी क्या है, यह मुसलमानों का है। इस समझिए पॉलीगैमी एक पति एक से अधिक पत्नी रख सकता है, एक कानून है इस्लाम धर्म में। एक वो पति है ना, वो 4 गो शादी कर सकता है, कानून है। तो ये पॉलीगैमी हुआ। आप निकाह हलाला क्या है, निकाह हलाला के विषय में अच्छी तरह समझिए। अगर कोई महिला है, किसी अपनी पति से शादी करता है, पति से शादी करवे करता है, अगर वो पति को तलाक दे देता है और फिर कुछ दिन के बाद उस पति से शादी करना चाहती है वो महिला, तो पहले क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे पुरुष से उसको शादी करना पड़ेगा, फिर दूसरे पुरुष से शादी करके उसको तलाक देना पड़ेगा, अब तब फिर पहला पुरुष को जो पति था पहला, उसको तलाक दिया था, तब उससे शादी करेगा। तो यह है निकाह हलाला। तो निकाह हलाला, तो इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो इससे क्या होता है, जैसे आप तलाक डाइवोर्स, अगर इस्लाम में 3 बार तलाक कर दीजिए तो तलाक हो जाता है। यही इस पे चर्चा है। निकाह हलाला पॉलीगैमी के हिस्से में आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है। मानव विकास अभी जो सूचकांक 2023 का जारी किया, 21-22 का ह्यूमन इंडेक्स 191 देशों में 191 देशों में भारत का स्थान कितना है, 132 है। हम लोग से स्थान अच्छा है बांग्लादेश को और श्रीलंका को। तब फिर ह्यूमन इंडेक्स जारी किस आधार पर किया जाता है, इसका आधार क्या है ह्यूमन इंडेक्स जारी करने का? ह्यूमन इंडेक्स जारी करने का तो एक चीज़ और समझ लीजिए, स्टेट लेवल पर सबसे अच्छा राज्य कौन है भारत में? तो सबसे अच्छा राज्य है मानव को रहने के लिए आपको दिल्ली है। और सबसे खराब राज्य कौन है, जहाँ पर हम लोग जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, वह राज्य कौन है, बिहार है। ये ह्यूमन इंडेक्स की बात की गई है। तो ह्यूमन इंडेक्स की रिपोर्ट है, वह किस आधार पर जारी किया जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर। जानते हैं भारत में मात्र 10% व्यक्ति को कुल आमदनी का 70% रुपया उसके पास धन है। यानी भारत में 10% आदमी काफी धनी है और शेष आदमी मध्यम क्वालिटी या पूर्णतः गरीब है, लो इनकम है, इनका इक्वालिटी नहीं है, इक्वल रूप से धन का वितरण नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन भारत में बेकार है। हेल्थ सेक्टर में है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सही ढंग से मरीज का इलाज नहीं, डॉक्टर की उपलब्धता नहीं, हेल्थ सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं, तो ह्यूमन इंडेक्स में अच्छा स्थान कैसे? एजुकेशन की जहाँ की बात है, भारत में प्राइमरी स्कूल में 1,20,000 स्कूल में मात्र एक ही टीचर है और 10 टीचर यहाँ पर कमी है। तो फिर एजुकेशन में सुधार कैसे, ह्यूमन इंडेक्स में स्थान कैसे अच्छा हो सकता है? तो ये सब चीज़ की कमी है ह्यूमन इंडेक्स में। इसके बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन, बहुत ऐसे भारत में कम ही लोग हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, पौष्टिक कारक खाना खाते हैं। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन का अभाव है, जिस कारण क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी से यहाँ पर महिलाओं में क्या हो जाता है, कौन सा बीमारी, एनीमिया। भारत में 70% महिला को एनीमिया रोग से पीड़ित है। तो ये सब ह्यूमन इंडेक्स जो जारी करता है, अब भारत का स्थान जो पीछे है ह्यूमन इंडेक्स में, यही सब कारण है। इसको समाधान का उपाय क्या होता है? एक और चालिए जनरल इक्वालिटी। भारत में जनरल इक्वालिटी नहीं है, मेल और फीमेल में बराबर स्थान नहीं है। मेल हमेशा अपने आप को सुपरमेसी घोषित करना चाहते हैं, उसके बनिस्पत फीमेल के बनिस्पत समाधान, इस सब को चीज़ को समाधान कैसे हो सकता है? इनकम को बढ़ाकर,
जनरल इक्वलिटी के बढ़ाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था, उससे एजुकेशन को सुदृढ़ कर कर, पॉवर्टी को सुधार कर, रोजगार के उपाय कर कर इस ढंग से किया जा सकता है। तो आपको समाधान बताए किस ढंग से कमी है, इसके बताए और अच्छे ढंग से मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। क्लाइमेट चेंज के विषय में आपको हम चर्चा करते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है जी। क्लाइमेट चेंज है भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या। क्लाइमेट चेंज आया है, एक रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज पर। आप रिपोर्ट का अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिए। रिपोर्ट है IPCC रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज पर। IPCC एक संस्था है जो क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट देती है। उन्होंने कहा है कि तेजी गति से भारत में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तेजी गति से भारत में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है? क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लेशियर है वह पिघल रहा है। और ग्लेशियर पिघल रहा है तो वैसी स्थिति में क्या हो सकता है? ग्लेशियर पिघले क्या समुद्र तल में पानी का भी लेवल बढ़ रहा है। अगर इन ढंग की स्थिति रहे, अगर ग्लेशियर पिघले, समुद्र तल में पानी कैसे बढ़े, तो भारत के बहुत सारे राज्य हैं, 8 से 9 राज्य हैं जो समुद्र तटीय इलाके में है। तो ऐसी स्थिति में वह राज्य विलीन हो सकता है। 1 डिग्री सी बढ़ चुका, 1.1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ चुका है। अगर 2030 तक इसी ढंग से टेम्परेचर बढ़ता रहे तो ग्रीन हाउस तक टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रदूषण की भी समस्या होगी। अब प्रदूषण की समस्या होगी तो बहुत सारी बीमारी भी होगा, जिस कारण कि मनुष्य का जीना क्या होगा, दुर्लभ होगा। तो इस ढंग से बात क्लाइमेट चेंज के विषय में आपको मैंने चर्चा किया। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, तो समझिए पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा चल रही है। कुछ राज्य अपना कमेटी बनाई है कि हम अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, इसने लागू किया ओल्ड पेंशन स्कीम के। पुरानी व्यवस्था को अगर ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू किया जाएगा तो भारत में आर्थिक बोझ बढ़ेगा और गरीबी काफ़ी बढ़ेगी। मान के एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको 50,000 रुपया पैसा मिलता है महीना, आप रिटायर कर गए, आपका पेंशन 25 साल बना, एक उदाहरण के लिए आपको तो पेंशन मिलवे करेगा, आपकी पत्नी को भी कंटिन्यू पेंशन मिलेगा, जिस कारण कि भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है जो इस लागू करेगा था। 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया गया था, इस पर न्यू पेंशन स्कीम आया। न्यू पेंशन स्कीम क्या है? मान के चलिए आपके पास 50 साल मंथली इनकम है और 10% प्रत्येक महीना कटता है तो 5,000 रुपया कटेगा। आई ढंग से जितना दिन तक आप नौकरी करेंगे उतना काट के आपको जमा होगा और जब आप रिटायर करेंगे तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। यही है आपको न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के विषय में। अब दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ है। वह ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? आपको ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेश्वर वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य कहाँ है? महादेश्वर वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य आपको कर्नाटका में है। 2013 में वाइल्ड लाइफ इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर जो जानवर रहते हैं, टाइगर रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं, सांभर रहते हैं, इत्यादि जानवर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइगर रिजर्व मधुमलाई टाइगर रिजर्व के विषय में हम चर्चा करते हैं कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व इसलिए चर्चा में है, एलिफेंट विस्पर का डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था मधुमलाई टाइगर रिजर्व में, जिसका किसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। यह तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स के पास। यह 3 राज्यों में फैला है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व के विषय में आपको चर्चा की। कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव डालते हैं जो प्रत्येक दिन कहे हैं। सतपुड़ा श्रेणी के सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश में के बीच सीमा का निर्माण करता है,
तथा उत्तरी भूटान से निकलता है। उस नदी का नाम क्या है? आंसर होगा संकोच नदी। संकोच हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल है? इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया। नेक्स्ट, वह पर्वत जिसे 1000 धुआंों की घाटी कहा जाता है, माउंट मैकिनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता है। वरुण ग्रह का जो प्रकाश से हरा प्रतीत होता है मीथेन की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, इंसेलबर्ग वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति है। नेक्स्ट, विश्व में अन्न के भंडार और रोटी के डलिया। विश्व में अन्न का भंडार, इस पर दो, विश्व में अन्न का भंडार और रोटी का डलिया किसको कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। मेरे दोस्त, आपको इंडियन एक्सप्रेस, दर्पण, प्रस्तुता पर कुछ ऑब्जेक्टिव, द हिंदू का एनालिसिस मैंने किया। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।